Good morning, all of you student. Welcome to our YouTube channel शिक्षा सूत्र. My name is विशाल और आज हम रीडिंग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो प्रायद्वीपीय पठार है उनके बारे में. पार्ट नंबर फर्स्ट है. ये वीडियो हमारी 3 पार्ट्स के अंदर आएगी प्रायद्वीपीय भारत की पठारों की. तो हमें सीक्वेंस वाइज इनको रीड करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिससे कि मैं आपका रिप्लाई जल्दी कर पाऊँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी है क्या? ठीक है, फिजियोग्राफी के अंतर्गत आपको पर्वत, नदी, घाटी, मैदान एवं पठार आदि शामिल होते हैं. इनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको फिजियोग्राफी बोलते हैं. सिर्फ इतनी सी बात है. अगर हम इसको पूरे को रीड करते हैं तो देखो, फिजियोग्राफी भूगोल की वह शाखा है, भूगोल के अंतर्गत ये आती है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह की ठीक है, भौगोलिक विशेषता एवं उसकी संरचना, उसकी भूगोल की क्या विशेषताएं हैं, मतलब पठार के ऊपर क्या, मतलब जो समतल ज़मीन है उसके ऊपर क्या है, मैदान है, पठार है, पहाड़ी है, घाटी है, क्या चीज़ें हैं, तो या उनकी हाइट है, गहराई, उनके बारे में पता करना है. ठीक है, उसमें पर्वत हो सकता है, नदी हो सकता है, घाटी हो सकता है, मैदान हो सकता है, पठार हो सकता है. अगर हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जो पठार हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं. तो उसके बारे हम पठार के बारे में थोड़ा सा अच्छे से शुरू कर पाएंगे. देखो, प्रायद्वीपीय, देखो पहले ही ये वर्ड आपको क्लियर कर देता हूँ. प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है एक ऐसे भूभाग का क्षेत्र, मतलब जमीन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. जैसे इधर से हमारा ये गुजरा रहा जो इंडिया है, तो ये क्या होता है, इधर से ये ट्राइंगल से, देखो इधर क्या लगता है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या लगता है, अरब सागर, नीचे क्या लगता है, हिंद महासागर. ये 3 तरफ से पानी से टच हो रहा है, तो 3 तरफ से पानी से टच हो रहा है तो इसका इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय. ठीक है, और पठार यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, तो उसको पठार बोलते हैं. ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी है. भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है. भौगोलिक इकाई का मतलब होता है पूरी जो भारत है ना, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से टोटल 50% भाग पर क्या है, पठार है. ठीक है, और कुछ क्षेत्र में मैदान है, पर्वत हैं, जंगल हैं, ये सब चीज़ें हैं. तो पृथ्वी है जो हमारा भारत है उसके कम से कम 50% भाग पर, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, यह भारतीय भूभाग के 50% भाग पर फैला हुआ है क्या, प्रायद्वीपीय पठार. ओके, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है. देखो अभी आपने काउंट की ना, इंडिया की ऐसी आकृति है तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है. ठीक है, तो वो चीज़ है. ओके, आगे है जो, एक सेकेंड, यहाँ से, इसमें लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कई छोटे पठार है तो कई पर्वत शामिल है. जब आप पठारों को पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं और कुछ छोटे छोटे पठार भी हैं. हाँ, ये है कि जो पठार की हाइट होती है वो पर्वतों के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होती है. ठीक है, यह सारणीबद्ध ब्लॉक होता है. सारणीबद्ध ब्लॉक का मतलब होता है कि ये ना ऐसे सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं पठार. ठीक है, यह आर्किनिस, सिस्ट व धारवाड़ चट्टाने इसमें शामिल होती हैं. यानी कुछ चट्टानों के नाम है, धारवाड़ है, सिस्ट है, आर्नियकनिस. ठीक है, दक्कन का पठार व अग्रय बेसाल्ट चट्टानें भी पाई जाती हैं. इधर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं. वृद्ध अवस्था के कारण इस क्षेत्र की नदियां अपने आधार स्तर पर पहुंच गई हैं तथा चौड़ी एवं उथली घाटियों में विकसित हो गई हैं. देखो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पता है क्या है कि नदियां भी ना, कुछ नदियां उत्तर की तरफ जा रही हैं, कुछ नदियां आपके पूर्व की तरफ गिर रही हैं, कुछ नदियां आपके पश्चिम की तरफ गिर रही हैं. देखो जो पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां हैं ना, वो काफ़ी स्पीडली गिरती हैं क्योंकि वो काफ़ी कम ट्रैवल करती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे ही पर्वतों से निकली जाके समुद्र में मिल गई. लेकिन जो इधर वाली रिवर्स है ना, जो पूर्व की तरफ जाती हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करती हैं, और डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ तो जिनकी स्पीड है जो वो मैदानी क्षेत्रों के अंदर आके स्लो हो जाती है. ठीक है, वो उसके बारे में बात की गई है. और इधर से जो उत्तर की तरफ है, मतलब होता है जैसे चंबल नदी है, सोन नदी है, तो काली सिंधी नदी है, ये नदियाँ क्या करती हैं कि यमुना नदी के अंदर जाके मिलती हैं. जब ये यमुना के अंदर मिलती है ना, तो यमुना खुद एक गंगा रिवर की हेल्पिंग रिवर है, तो ये भी स्लो हो जाती है. ठीक है, आगे है पठार की सामान्य ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब पश्चिम की ओर ऊंचा है, पूर्व की ओर स्लो होता जाएगा. ठीक है,
जो नदियों के प्रवाह से भी प्रमाणित होता है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर वाली जो नदी जाएगी पश्चिम में वो तेज जाएगी, और जबकि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आएगी वो काफ़ी स्लो होती हुई आएगी, मतलब पानी उसका स्लो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, मैं एक बार अभी आपको स्टार्ट करवाने से पहले एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोशिश करना कि आप एक बार और देख लो। देखो, अगर आप 2-3 यूट्यूब चैनल्स पे जाते हो तो आपको मोस्टली समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप एक ही यूट्यूब चैनल की किसी भी टीचर जो अच्छा आपको पढ़ाता है उसकी वीडियो 1 से 2 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं मुझसे पढ़ो, किसी से भी आप पढ़ो तो वहाँ देख सकते हो। ठीक है, मैं स्पेशल ज्योग्राफी का ही टीचर हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब ज्योग्राफी से ही है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं हम इधर। देखो इधर ये क्या है ना, ये सारा का ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? मालवा का पठार। देखो काफ़ी नाम इसके अंदर दे नहीं रखे हैं, काफ़ी दूसरे मैप के अंदर है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, देखो येलोइश कलर है, ये येलो ये वाला, ये है मालवा का पठार। ठीक है, इधर है बूंदे। देखो ये किसी एक राज्य के अंदर नहीं है, कोई आधा किसी राज्य के अंदर है, आधा किसी राज्य के अंदर है, इस प्रकार है। ठीक है, देखो मालवा का पठार क्या है? मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। इधर कुछ हिस्सा गुजरात में, कुछ हिस्सा राजस्थान में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, इस प्रकार। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड का पठार ग्वालियर अर्थात यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तथा विंध्याचल पठार के बीच में विस्तृत है। तो देखो आपको विंध्या, देखो ये रहा विंध्या पर्वत श्रेणी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो जो बुंदेलखंड है ना वो इस हिस्से के अंदर है। ठीक है, तो विंध्या के बीच में विस्तृत है। ओके, इधर बुंदेलखंड हो गया, इधर मालवा हो गया। अब ये ग्रीन वाला बघेलखंड है, और यहाँ पे जो ये छोटा नागपुर है ना, ये झारखंड के अंदर है। देखो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है, और दामोदर नदी इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। किसकी? छोटे नागपुर के पठार की। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, इधर है शिलांग, मेघालय शिलांग। ठीक है, मेघालय की राजधानी है ना शिलांग, उसके ऊपर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ है ना, उसके बारे में। हाँ, अब इधर आता है दंडकर्णाय पठार। क्या है? दंडकर्णाय पठार जो है वो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, उसके अंदर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार भी कहते हैं। मतलब जो आपका दंडकर्णाय है, इस पठार को छत्तीसगढ़ के अंदर तो बस्तर बोलते हैं, और उड़ीसा के अंदर इसको बोलते हैं काला हांडी का पठार। दोनों का अलग अलग नाम है, छत्तीसगढ़ के अंदर इसको बस्तर, और आपके उड़ीसा के अंदर इसको काला हांडी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो उनको बोलते हैं उसके हिसाब से। इधर हम पढ़ चुके हैं। ये जो नीचे आप महाराष्ट्र देखते हैं ना, इसको डेक्कन प्लेट्स बोलते हैं। अगर आप इसको टोटल को इंक्लूड करोगे तो ये डेक्कन प्लेट है। ठीक है, दक्कन का पठार, इधर तेलंगाना का पठार, इधर कर्नाटका का पठार, इसके अंदर भी कुछ है वो हम देखो, ये पूरा एक डेक्कन प्लेट है। ठीक है, ये पूरा डेक्कन प्लेट है। ओके, तो आगे करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन। देखो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं एक बार दोबारा स्पीडली रिटर्न रिवाइज करूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अरावली राजस्थान के अंदर है। देखो आपको ना 2 चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, एक तो है मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ जिसको बोलते हैं, और एक है मालवा। एक होता है मारवाड़, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, ये मारवाड़ है। ठीक है, और एक है मालवा। ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, भाई एक समझ लो आप इसको। ठीक है, देखो ये तो है मारवाड़। मारवाड़ किधर है? आपका गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों के अंदर है। ठीक है, लेकिन जो मालवा है ना, ये मालवा आपका, मैं एक बार रफ करता हूँ। देखो मालवा किधर है? अरावली के तो उत्तर में है, अरावली के तो दक्षिण में, अरावली ऊपर तक है ना, तो इसके तो दक्षिण में हो गया। और जो विंध्या पर्वत श्रेणी है ना, इसके उत्तर में हो गया। तो ये इधर मालवा है, और मारवाड़ इस तरफ का एक क्षेत्र में। ठीक है, विंध्या के नीचे नर्मदा नदी बहती है, फिर ताप्ती बहती है, और इसके बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र प्लेटिव, प्लेटिव का मतलब ही पठार होता है, ये बात में ध्यान रख लेना। कर्नाटका प्लेटिव, तेलंगाना प्लेटिव, दक्कन अरणायक, दंडकर्ण अरणायक जो कि आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर फैला हुआ है, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये भी पढ़ा था हमने। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इधर। ठीक है, और इसके बाद है मेघालय, ये आपको रीड करना है। अभी आगे
मैं इसको धीरे-धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको स्लो में ही जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी यूट्यूब नहीं बताते। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने खुद भी स्टडी करता हूँ ना कहीं से, तो मैं देखता हूँ कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है। तो इसलिए जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वो इफ़ेक्टिव है आपके लिए। देखो, अभी जो ये पठार है ना, ये बने किस प्रकार है, सबसे पहले इसकी संरचना के ऊपर आते हैं, मतलब बनावट कैसी हुई है। देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जो रीडिंग है वो आप रीड कर सकते हो ईज़िली। देखो, जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो सबसे पहले इधर दिखाता हूँ आपको। देखो, ये पृथ्वी है, सबसे पहले एक पृथ्वी का एक टुकड़ा था, मतलब पृथ्वी का जो लैंड था ना वो इक्वल था। इक्वल का मतलब बोला तो इकट्ठा था, तो जिसको पेंजिया बोला गया। ठीक है, पेंजिया फिर दो भागों में टूट गया। एक को तो बोला गया लोरेसिया और एक को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, देखो, ये बात हुई थी 225 मिलियन साल पहले। और जब ये टूटा ना तो उसमें टूटने में इसको लगा 50 मिलियन ईयर, 50 मिलियन साल। ठीक है, तो ये टूट गया, एक लोरेसिया बन गया और एक गोंडवाना बन गया। अब लोरेसिया और गोंडवाना जब ये अलग हुए ना तो क्या हुआ, देखो इधर आपको देखो ये इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडिया इस मैप में देखो, इधर रेड कर रहा हूँ, इधर इधर इंडिया दिखाई दे रहा है। तो इधर से क्या हुआ, जब ये इंडिया सरक सरक के, देखो ये इधर देखो अफ्रीका है, और इधर अफ्रीका, देखो इधर अफ्रीका ये है। तो क्या हुआ, ये इस हिस्से में था। ठीक है, इस हिस्से से ये इधर को निकल गया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ निकला तो ये क्या हुआ, ये टकरा गया ऊपर यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराया तो क्या हुआ, जो भारी प्लेट थी वो तो जमीन के नीचे निकल गई, और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर की तरफ हो गई। ऊपर की तरफ हो गई तो वहां पर बन गए आपके पर्वत। और जब पर्वत बन गए तो बीच में बन गए मैदान। मैदान इसलिए बन गए क्योंकि पर्वतों पे से नदी निकली। नदी अपने साथ जो पानी लेके आई थी, उसके अंदर उसका गाद मिट्टी वगैरह जितनी भी चीजें थी उसने नीचे की तरफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर पानी का बहाव कम हुआ तो वहाँ बन गए मैदान, और मैदान से आगे थे बने पठार। पठार इसलिए बन गए क्योंकि उधर ना ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ज्वालामुखी विस्फोट होने के मतलब जमीन में विस्फोट होने की वजह से क्या हुआ कि वहां से लावा निकला, और वो लावा ऊपर आके जम गया। वो लावा जमता गया तो उससे क्या बने, आपके पठार बनते। ठीक है, अभी ये था स्टोरी, और अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागर से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था। ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है, बिल्कुल राइट है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, छोड़ दो इसको। प्रायद्वीपीय भारत पर पर्वत की जो चोटियां हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं होती। हाँ, क्योंकि देखो पठार क्या होता है, ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। पर्वत ऐसे ऊंचे ऊंचे ऊंचे, ठीक है, ऐसे होते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो गोंडवाना लैंड है। देखो सिंपल सी बात है, अभी इधर बोला था ना, इधर गोंडवाना लैंड है नीचे की। एक बार इसको क्लियर करता हूँ। हाँ देखो, इधर मैंने बोला था ना गोंडवाना लैंड है, तो वो वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, आपको इजीली याद नहीं होना है तो एक बार दोबारा देख लेना। अगर फिर भी याद नहीं हो तो मैं इसको नोट्स को ना और थोड़ा क्लैरिफाई करूँ आपके लिए, अगर और इजी हो जाएगा तो। ठीक है, देखो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है ना, अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर, देखो इधर अफ्रीका था और इधर इंडिया था, ये इसे टूटा और ऊपर उत्तर की तरफ, और इस दिशा में गया तो पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, यानी आगे की तरफ चला। उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो, यार ये वर्ड गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। होने के कारण इसे टैथिस सागर में जमे मलबे के दबाव पड़ने के कारण हिमालय में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है ना, निम्न पर्वत श्रेणी, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, तैथिस सागर। तैथिस सागर पता है क्या है, देखो ये तैथिस सागर है और कुछ नहीं, तैथिस सागर। देखो, अगर अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो हिस्ट्री के ज्योग्राफी का हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, देखो ये पूरा एक समुद्र था, पूरा जितना समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र था पेंथलासा। ठीक है, और जब ये टूटे ना आपस में तो बीच में जगह बच गई। जगह बच गई तो इधर पानी आ गया, पानी आ गया तो इसको बोला गया तैथिस सी। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, आगे करते हैं। देखो प्रायद्वीपीय भारत अब भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है, मतलब अभी भी ये और उस तरफ जा रहा है। इसीलिए जो हमारा जो भूकंप का स्लेप आता है ना, उसके अंदर हिमालय पर्वत के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है। जिसके देखो विवर्तनिक रूप से का मतलब होता है, विवर्तनिक का मतलब बता देता हूँ, जो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल है, जो प्लेट्स होती है ना वो हिलती हैं, तो उससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। लेकिन जो हमारा पठार है ना, उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम
गति करती है, जिसके कारण वहाँ पर भूकंप ना के बराबर देखने को मिलते हैं। और ये भूकंप ना मोस्टली आपको दिखाई देंगे हिमालय की तरफ। इंडिया के अंदर जो भूकंप आते हैं वो मोस्टली हिमालय के ऊपर ही आते हैं। यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में या हिमाचल उत्तराखंड वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आगे करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पश्चिम सिरे पर, अभी यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं पहाड़ियों के बारे में। अरावली पर्वत पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और इसी के उत्तरी पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। देखो अरावली इधर दिखाऊंगा आपको। देखो देखो इधर क्या था, अरावली पर्वतमाला, और इसके पूर्व में जाओगे तो इधर ना राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल हिल्स। ठीक है, उस वो बता रहे हैं। देखो यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। उत्तर पश्चिम में तो क्या है, अरावली पर्वत। पूर्व में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ भी देख के आए, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। ठीक है, मेघालय में शिलांग का पठार है, अभी पीछे पढ़ा था हमने। शिलांग पठार राजमहल की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। जो शिलांग का पठार है ना, ये पठार शिलांग किधर है, राजमहल से पूर्व की ओर है। इधर राजमहल की पहाड़ियाँ पहले पड़ जाएंगी। ठीक है, और आगे चल के कौन सी वो है, शिलांग का पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से के ढाल उत्तर की तरफ गंगा अर्थात गंगा घाटी की तरफ। यही कारण है कि, छोड़ो इसको, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ। ठीक है, देखो जो आपके प्रायद्वीपीय पठार है ना, जो बीच वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है, उसके अंदर पठार हैं बहुत सारे। कुछ मालवा का है, मारवाड़ का है, या अरावली पर्वतमाला का कुछ हिस्सा, या फिर इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो उनके बारे में। ठीक है, तो उसकी भी आगे मैंने लिस्ट दे रखी है कि कौन सा पठार है, कौन सा पर्वत है, इसकी टेंशन नहीं लो, आपको याद करना ईजी करवा दूँ। ठीक है, ये भी मैं, देखो चंबल बेतवा सोन नदी, ये क्या करती है, ये उत्तर से ना किस तरफ बहती है, पूर्व की तरफ। ठीक है, दिशा में प्रवाहितमान होती है और गंगा और यमुना नदी में मिलती है। देखो ये निकलती है, हाँ, उत्तर की तरफ। दिखाऊंगा मैं आपको, मैप में दिखाता हूँ। देखो देखो इधर गई। देखो चंबल बेतवा और सोन नदी। चंबल नदी तो ये रही, ठीक है, बेतवा नदी ये रही, और सोन नदी ये रही। यहाँ तक तो क्लियर कर लो कि यहाँ से ये नदी निकली और इधर आके बही, उत्तर में गई, पूर्व की तरफ मुड़ गई, उत्तर में गई, पूर्व की तरफ आ रही है, उत्तर की तरफ चली, पूर्व की तरफ आ रही है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। चंबल बेतवा नदी इटावा के पास, ये वर्ड ध्यान रखना है, किससे मिलती है, यमुना नदी से। और यमुना नदी किसकी हेल्पिंग रिवर है, गंगा नदी की हेल्पिंग रिवर है। ठीक है, अब आते हैं सोन नदी, पटना के, पटना मतलब बिहार वाला पटना है, ठीक है, के पास गंगा नदी में मिलती है। कौन सी, सोन नदी, ये सोन नदी रही। ठीक है, यमुना नदी इलाहाबाद में प्रयागराज से मिलती है। अब ये यमुना नदी इधर से आई और इधर ये प्रयागराज में किससे मिल गई, गंगा से। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब आते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहीं दिखा रखा है, नहीं, मैं इसके लिए मैप नहीं लेके आया। देखता हूँ मैं, अगर मैप के अंदर हाँ शो करता है तो। देखो ये रहा, हाँ, आप इधर आपको शो कर जाएगा। देखो देखो मैं इधर इधर रेड कर रहा हूँ, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसके बारे में बताऊंगा, इस क्षेत्र के बारे में। ठीक है, देखो मैप में देखोगे आपको इजी याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा कहीं पे। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की तरफ हो जाता है। अगर आप इधर से, अगर इधर सतपुड़ा है तो इधर से के नीचे वाला पूर्व की तरफ ढाल बना रहा है, और बना तो पश्चिम की तरफ भी रहा है, लेकिन इस तरफ का ढाल बना रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, यही कारण है कि अगर इस तरफ में जो भी नदियाँ निकलती है वो पूर्व की तरफ ही जाएंगी, इससे उल्टी तो चलेगी नहीं। ठीक है, इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली यानी बहने वाली नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी आपको मैं मैप में दिखा दूंगा अभी। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और ये नदियाँ कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के उत्तर में, मतलब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में, इधर मतलब मध्य प्रदेश के ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इधर क्या क्या है, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटी का मतलब होता है इधर है, इसके बीच वाला क्षेत्र, इधर फिर पहाड़ी है। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखो इधर पर्वत है, इधर ये घाटी का क्षेत्र है, और फिर एक पर्वत है, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण में ताप्ती नदी, देखो इधर नदी बह रही है, बीच में पर्वत है, इधर फिर नदी बह रही है, फिर पर्वत है। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है ताप्ती, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं,
चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें देखो, सतपुड़ा की पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है। अब सिंपल सी बात है, सतपुड़ा से पूर्व की तरफ है तो नदियां पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होंगी, इधर से इस तरफ ही आएंगी। ठीक है, इसके अंदर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो ये नदी तो है कृष्णा। देखो ये जो इसकी और साइड में जो रिवर है ना छोटी छोटी, ये सभी हेल्पिंग रिवर है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भीमा किसकी सहायक नदी है। जब हम रिवर सिस्टम करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत डिटेलिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, हर रिवर के बारे में मैं आपको मैप दूंगा इसी प्रकार, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी किधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी किधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो इसकी हेल्पिंग रिवर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी व भ्रंश घाटी के दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी है, वही दो पर्वतों के बीच में। ठीक है, छोड़ो उसको। नीचे धसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं, मतलब जो पर्वत इधर है ये नीचे वाला क्षेत्र है और ये पर्वत है, तो इस वाले क्षेत्र को भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी, यानी पहले नर्मदा नदी बहती है और इसको ये नर्मदा भ्रंश बनाती है। जो ये जिस क्षेत्र में ये बह रही है ना वो नर्मदा घाटी का भ्रंश घाटी है, नर्मदा का भ्रंश घाटी है। भ्रंश का मतलब होता है अपने आसपास के क्षेत्र को तोड़ फोड़ करके अपना क्षेत्र बनाती है, मतलब रास्ता बनाती है। ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा ऊपर बहेगी और ताप्ती नदी नीचे बहेगी। अगर आप एमपी का मान लो, ये एमपी का नक्शा है, इधर तो बहेगी आपकी नर्मदा और इधर बहेगी आपकी ताप्ती, इसके बीच में पर्वतमाला आ जाएगी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के का ढाल पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ का मतलब होता है, मान लो कि जो ये एमपी था ना, एमपी से इधर की तरफ। ठीक है, एमपी से इधर की तरफ जाएगी तो अरब सागर में जाके ये नदियां गिरेंगी। यही कारण है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य रूप से ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब हमारा ढाल तो किस तरफ है, पूर्व। अगर आप पूरी हमारे इंडिया का ढाल देखोगे ना तो वो ढाल है हमारा पूर्व की तरफ। लेकिन कुछ नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में भी जाके गिरती है, तो उसमें नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है और भी काफ़ी नदियां हैं जो कि आपको रिवर सिस्टम में हम जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे करते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां खंबात की खाड़ी, जिसको अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, अरब सागर में जल गिराती है। ओके, ताप्ती नदी अपने मुहाने पर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल के कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं कार्डमम को, ठीक है, तक पश्चिमी घाट तक विस्तृत है, जबकि पूर्वी की तट के साथ साथ पूर्वी घाट तक विस्तृत है। अब आपको कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना इतना ध्यान देना है कि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अभी इसका टोटल क्या है कि जो कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर के अंदर गिरती है, जिसमें नर्मदा एवं ताप्ती मुख्य नदियां हैं। अब आगे करते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत के आसपास में मिलती है, जिसके कारण यह एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करती है। देखो गांठ का मतलब होता है कुछ पहाड़ियां ऐसे इकट्ठा होकर चली हुई है। ठीक है, उसके बारे में। इसी पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वतमाला बोलते हैं। मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो नीलगिरी इधर है, ठीक है, दिख गया। हाँ टेंशन नहीं लो, आपको लगता होगा काफ़ी हार्ड है, इतना हार्ड नहीं होता और इतना डीपली नहीं पूछता कोई भी। ये ज्योग्राफी का है और स्पेशल ज्योग्राफी एम स्टूडेंट के लिए इतनी डीपली होती है और ये भी आपके लिए हल्की लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने रिवीजन किया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिवीजन। ठीक है, देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मेरे सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। आपको समझ में आता है करो, नहीं आता है मत करो। ठीक है, कोई क्वायरी है आप कमेंट करो, अगर आपको बुरा लगता है तो भी आप कमेंट करके बताओ कि हमें सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये घाट पीछे वाली वीडियो देखना, उसमें करवा रखे ये पूर्वी घाट। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। पश्चिमी घाट कहाँ तक है, नीलगिरी तक है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई, देखो दोबारा देखो, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, इधर से दक्षिण में आ जाओ, ठीक है आ गई। पश्चिम घाट पर्वत को अन्नामलाई, जो ये पर्वत है ना इसको अन्नामलाई पर्वत बोला गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो इधर की जो पहाड़ियाँ है ना इसको क्या नाम है, अन्नामलाई या कार्डमम। देखो ये यहाँ तक फैली हुई है। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, इसको टोटल नाम दिया गया है, ऐसा नहीं एक नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से यहाँ तक की पहाड़ी को क्या नाम दे दिया गया है, अन्नामलाई की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है,
कार्डमम पहाड़ी है या इलायची की पहाड़ी भी इसको बोला जाता है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। देखो अगर आपको मैप दिख रहा है, देखो इधर तो है महाराष्ट्र, छोड़ो इसको, तो इधर है केरला, इधर है कर्नाटका, सॉरी गलत उल्टा बोल दिया, इधर कर्नाटका है, इधर केरला, इधर तमिलनाडु है। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों के अंदर ये फैली हुई है पहाड़ियाँ। ठीक है, हाँ देखो आपको पर्वतों और पहाड़ियों के अंदर, पठारों और पहाड़ियों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो पठार पहले करते हैं। ठीक है, पठार के अंदर क्या है, मारवाड़ का पठार, राजस्थान वाला, सेंट्रल मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आपका यूपी, मालवा आपका मध्य प्रदेश राजस्थान, बघेलखंड यूपी वाला, छोटा नागपुर झारखंड वाला, मेघालय की शिलांग राजधानी वाला, दक्कन का पठार, हाँ नीचे महाराष्ट्र वाला, छत्तीसगढ़ का मैदानी आपको पता ही छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, विंध्य पर्वतमाला, पर्वतमाला मतलब होता है सारणी ऐसे। ठीक है, पर विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये भी ये पढ़े थे ना, इधर का घाट उधर का घाट, वही वाला घाट। ठीक है, अभी आते हैं अरावली पर्वतमाला, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमें जो रीड करना है। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो छोटी छोटी जानकारियाँ, पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, कैसे बने हैं, उसकी मतलब हाइट क्या होती है, कैसे फैले हुए हैं, कौन सी नदी किस तरफ जाती है, ढाल किस तरफ है, अभी तक आपने इतना सब रीड कर लिया और आपको पता भी नहीं। ठीक है, अगर पता है तो थोड़ा नोटिस में रख लेना। ओके, तो आगे करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं जो वो है उत्तर से पश्चिम सिरे में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को हम पढ़ चुके हैं, जो कि गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मांजुली टीला के पास तक स्थित है। देखो यहाँ पे है, ये पालमपुर लिख रखा है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। और नीचे वाले हिस्से के अंदर इसको बोलता है जगारा की पहाड़ियाँ, जगा में भी। ठीक है, जरा मैंने गलत नाम बोला होता। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली के पास में अरावली पर्वतमाला को दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। देखो मैं एक बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ये पेपर के अंदर गया। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्चतम शिखर, यानी अरावली पर्वत के अंदर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऊंची चोटी कौन सी है, तो कोई ना कोई पूछेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, ये भी तो पूछा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उनके अंदर तो पूछा ही जाएगा। वैसे तो इजी क्वेश्चन है राजस्थान वालों के लिए तो नॉर्मली, और जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह के देते हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह के देते हो, तो उसमें आता है क्या कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च शिखर है, वो गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में एक शायद जैन मंदिर, हाँ जैन मंदिर है, ये रहा जैन मंदिर। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन क्या है, प्राचीन वलित, यानी बहुत सबसे प्राचीन यही अरावली पर्वतमाला है। इंडिया के अंदर जितने पठार है ना ये फैले हुए, ये सब नए हैं। अरावली पर्वतमाला इन सबसे पुरानी है। ठीक है, ये मैं आपको ना कहीं ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी रीडिंग है, मैं ज्योग्राफी रीड करता हूँ तो उसके अंदर ये सब आता है, तो इसलिए मैं इतना श्योरिटी से बोल पाता हूँ कि ये सब जेन्युइन है आपके लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक। जो मेरे पास बुक्स होते हैं मैं उनसे नोट्स बना के लेकर आता हूँ। ठीक है, और मोस्टली भाई मैं बुक से नोट्स बनाता हूँ, वही आपके लिए प्रेफर करता हूँ, और तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। ठीक है, अब आते हैं बनास नदी। बनास नदी याद आए ना, तो शायद राजसमंद के अंदर से निकलती है। राजसमंद एक शायद जिला है इनका, और उसके अंदर कोई पहाड़ी है, उसके अंदर से निकलती है कौन सी, बनास नदी। और ये क्या है, अरावली को पश्चिम और पूर्व दिशा में पार करती हुई चंबल नदी में मिलती है। अरावली को इधर से पार करते हुए इधर चंबल में मिलेगी, चंबल इधर से जाएगी यमुना में, यमुना में मिलेगी आके। ठीक है, और यमुना मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर गंगा से। ठीक है, अब आगे आते हैं मालवा का पठार। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं थी। अरावली पर्वतमाला पालनपुर से गुजरात के अंदर स्टार्ट होकर दिल्ली में मजनू टीला। ठीक है, और ये 800 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है, और दक्षिण भाग में इसका जगारा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली रेंज है, ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू में के पास स्थित है। दिलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के दिलवाड़ा के अंदर जैन धर्म का जो है जो प्रमुख तीर्थस्थल है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये, अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और बनास नदी है जो कि राजस्थान के अरावली को क्रॉस करके चंबल नदी में मिलती है, जो कि आगे चल के यमुना नदी में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है। ठीक है,
अब आगे आते हैं मालवा। मालवा का पठार जो है अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। देखो इधर अरावली पर्वतमाला, ये मैप में देखो एक बार थोड़ा सा अरावली, ठीक है। देखो ग्रीन वाला मत देखना, ग्रीन वाला तो मारवाड़ है, ठीक है। मैं इसको एक बार जूम करने का ऑप्शन नहीं दूंगा, शायद नहीं भी देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। बाद में मैं अगर उसको दिखाऊंगा पीडीएफ में, ये तो पीपीटी है, पीडीएफ में पढ़ाऊंगा तब जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखो इधर है मालवा, ये रेड रेड वाला, मैं कलर चेंज करूँ पहले तो, ये करते हैं, दिख जाएगा, हाँ दिख गया मालवा, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करेंगे, मालवा के बारे में, ये क्या है और यहाँ ये किसके आसपास के क्षेत्र में फैला। अगर आपको ये ध्यान रहता है ना तो आप इंडिया के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी रखने वाले स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि बच्चे जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन उनके पास आधी अधूरी नॉलेज होती है, ठीक है। जो मालवा है, मालवा का पठार का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत एवं विंध्या पर्वत के बीच में स्थित है। देखो मैं एक बार क्लियर करता हूँ इसको। देखो सतपुड़ा की पहाड़ी, देखो मालवा इधर है, इसके जस्ट नीचे विंध्या पर्वतमाला है, उसके जस्ट ऊपर अरावली पर्वतमाला है, ये इनके बीच में फैला हुआ है कौन, मालवा, ठीक है। मालवा का पठार, मालवा का पठार उत्तर की तरफ है, यही कारण है कि इसमें चंबल, बेतवा, काली सिंधी नदियां उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। इधर से जो नदियां हैं उत्तर की तरफ जाएंगी, ठीक है। मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी के निकले लावा से हुआ, जिसके कारण मालवा का पठार काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब एमपी के अंदर इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नमी को ना अपने अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख पाती है। आगे आते हैं, मालवा का जो पठार का जो मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंधी नदी निकलती है। कहाँ से, मालवा के पठार से। जब रिवर सिस्टम करेंगे तब भी करना और अभी भी कर लो, ठीक है। देखो आपको लगता है प्रायद्वीप पठार, पठार के अंदर क्या पढ़ना। अब अगर आपको छुट्टियाँ रटनी है, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही पीडीएफ दे दूं मैं तो आप रट लो और टीचर्स के जैसे, लेकिन मेरा काम आपको पढ़ाना है, समझाना है। अगर समझ में आता है तो मोर बेटर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लो, अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप किसी और टीचर से ट्राई कर लो, शायद फिर मेरे ही पढ़ाने में कुछ गलती हो रखी, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मालवा का। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है, मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंधी नदी। अब मैप में देख लो आप, देखो हाँ पहले तो मैं ये एमपी की बाउंड्री बनाओ एक बार छोटी सी, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लो बनाई थी, ठीक है। इधर से चंबल नदी गई, ठीक है। एक बार कलर चेंज करता हूँ, येलो करते हैं, देखते हैं येलो कैसे चलता है। येलो चल रहा है, चंबल नदी गई, चंबल की भी सहायक नदी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी ये रही बेतवा नदी, ये भी गई, और इधर से सोन नदी ये भी गई। देखो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ अलग है, ठीक है। और काली सिंधी, देखो ये काली सिंधी नदी रही, ठीक है। ये इधर आके हेल्पिंग रिवर बनी, चंबल में गई, चंबल उधर निकल गई, ठीक है। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या हो गया आगे पे, कलर चेंज नहीं हुआ, सॉरी जस्ट एक मिनट प्लीज, हाँ हो गया चेंज। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा के पठार को अपरदित कर दिया है। इसके कारण यहाँ पर घाटी नुमा आकृतियाँ पाई जाती है। अपरदित का मतलब होता है काटना, मतलब जब नदियाँ अपने पहाड़ों से निकलती हैं तो वो फुल स्पीड में निकलती है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को वो काटती हुई चलती हैं। अगर आपको पता क्या लगता है कि नदियाँ चल रही हैं तो भाई क्या ही काट रही होंगी, ज़्यादा थोड़ी काट रही होंगी, लेकिन ये प्रक्रिया कंटिन्यूस होती रहती है, जिसके कारण धीरे 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 कटता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो बाद में इम्पैक्ट जब बड़ा होता है तब दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चंबल एवं उसकी सहायक नदियों ने मालवा के पठार को अपरदित करके बीहड़ में परिवर्तित कर दिया है। बीहड़ का मतलब होता है बियाबाड़ी यानी खुला क्षेत्र, ठीक है। एक ऐसा अपर्दन जो अवनलिका अपर्दन, खंडन अपर्दन तथा नाली अपर्दन है। मतलब पानी जब नदियों के रूप में बहता है ना तब वो अपर्दन करता हुआ चलता है, मतलब अपने आसपास के क्षेत्र को काटता हुआ चलता है, ठीक है। इतना ही था आज के लिए। जैसे मालवा का पठार पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। देखो इसके अंदर अपने मालवा के अंदर दोबारा रिपीट करता हूँ, मालवा कहाँ पे है, विंध्या और अरावली के मध्य में है, ठीक है। इसके अंदर से नदियाँ निकलती है, चंबल, बेतवा और काली सिंधी नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या ये हो चुका है, ये भी छोड़ दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो मोस्टली बात थी वो दो ही बात है, कहाँ स्थित है, कौन सी नदियाँ निकलती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 3 पॉइंट याद कर लो, इनफ। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन लगाए मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं था कि हाँ, लेकिन कल वाली जो सेकंड क्लास आएगी उसके अंदर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हुआ तो पहले इसका क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। अगर आपने इसका आंसर रीड किया था तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 50% है वैसे तो इसका आंसर, ठीक है। किधर गया, हाँ ये रहा, देखो ये है 50%। यह भारतीय भूभाग पर 50% तक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। तो मिल गया आंसर। इधर है, अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, बहुत स्लाइड है, ठीक है। तो 50% तक क्षेत्रफल फैला हुआ है, जिसका आंसर ए था वो राइट है, ठीक है। प्रायद्वीपीय है, भारत के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर डैश है, मतलब कौन सी पहाड़ी है भाई उत्तरी पश्चिमी पर। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो वहां पर थी आपकी अरावली पर्वतमाला। देखो ये तो पूर्व की तरफ था, ये दक्षिण की तरफ था और ये मध्य में था। तो इसका राइट आंसर है डी, ओके। अब नेक्स्ट है, चंबल और बेतवा नदी के पास यमुना नदी में मिलती है, किसके पास चंबल और बेतवा नदी जाके मिलती है। हाँ एक जगह बताया था इटावा, इटावा के अंदर मिलती है। देखो पालनपुर तो वही है अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये बीच में आया था बीहड़ खंड, दिलवाड़ा जगह का नाम है, ठीक है। अब आते हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी अपना जल कहाँ गिराती है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आंसर मेरे को पता है। इन दोनों में से ही एक है, ठीक है। ये दोनों तो फालतू में दे दिए मैंने, इन दोनों में से एक है, आप लगा दो। आपका राइट आंसर होगा वो मैं बता दूँ। नीलगिरी की जो पर्वत है वो कितने किस राज्य में नहीं है। जब हमने नीचे 3 राज्य पढ़े थे ना, इधर कर्नाटका केरला तमिलनाडु, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया था, ठीक है। तो वो वाला क्षेत्र अब कौन सा शामिल नहीं है। अब सीधा सा 3 तो मैंने ही बोल दिया ना, कर्नाटका केरला तमिलनाडु तो है, उड़ीसा नहीं है। तो इस नहीं है पूछा है, नहीं पे देना, तो उड़ीसा नहीं है, ठीक है। दिल्ली के पास अरावली पर्वतमाला किस नाम से जानी जाती है। अगर दक्षिण में देखोगे तो जगह, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो दिल्ली रेंज, ठीक है। यहाँ तक था। तो आज के लिए इनफ है, हमारा इतना ही सिलेबस है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कोशिश करूँगा आगे से मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल वगैरह प्रोवाइड करूँ, जिससे कि स्टूडेंट को ईजी रहे रीड करने में, ठीक है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन हो या मेरी कुछ गलतियाँ हों तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। शायद मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति इसको देख रहे हो, क्योंकि मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट वगैरह हो रखा है। तो मैं रीडिंग टीचर हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। तो ये सब है आपके लिए, मैं ज़्यादा अच्छा ही कंटेंट लेके आया हूँ। कोशिश करना आप इसको यूज़फुल करें, ठीक है। थैंक यू।